नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेके आए। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ गई है। पीजीटी यूपी पीजीटी के भी एग्जाम जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अब अध्यक्ष आ गए हैं। अगर बात करें पीएससी की, तो फिर जीडीसी जीआईसी की भी एग्जाम होने की संभावनाएं हैं कि जल्द ही हो जाएंगी। और उधर उत्तराखंड में प्रवक्ता की परीक्षा आई हुई है, झारखंड में जेट की परीक्षा लगी हुई है। तो आप लोगों के लिए ढेर सारी नौकरियों की सौगात आने वाली है आने समय में। तो मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष आप लोगों को सफलता जरूर मिले। आइए, इसी को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र के कुछ नए प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आज। ये जो है क्लास होगी, ये लगभग ये जो सीरीज चल रही है नेट जेआरएफ जीडीसी के नाम से, ये जो है 15वीं क्लास है। इसके अलावा भी काफी प्रैक्टिस सेट हमने करा रखा है। 3-4 वर्षों का मैंने पीजीटी का भी पेपर सॉल्व कराया है, और भी कई पेपर करा चुके हैं। लगभग 90-92 प्रैक्टिस सेट इस पे पड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। नए प्रश्न है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन है कि विस्थापन विकास के सूचकांकों में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, विकास के सूचकांकों में विस्थापन को स्थान नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जैसा कि सुनने में लग रहा हो कि विकास के लिए विस्थापन जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विकास जहां पे हुआ है वहां पे विस्थापन होना जरूरी ही हो। बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे हम विकास की संभावनाएं हैं, विस्थापन जरूरी नहीं है, इसलिए यह इसके सूचकांकों में विस्थापन नहीं आता है। तो यह अभिकथन ही क्या है, गलत है। दूसरा है, विस्थापन जो है दुख, दरिद्र तथा अन्य सामाजिक समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने का कारण बनता है। यह भी बात सही है। यह बात सही है कि विस्थापन से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याएं, दुख और दरिद्र आते हैं। तमाम तरीके के ऐसे उदाहरण पड़े हैं कि विस्थापन की वजह से कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये बात तो सही है, यानी ए गलत है, आर सही है। विस्थापन विकास का सूचकांक नहीं है, यह गलत हो गया। आर सही है, तो यह विकल्प जो है डी में है। ए सही, आर गलत, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यही ऑप्शन पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न, यह भी अभिकथन और कारण से है। कई प्रश्न दोस्तों इसमें मैच द कॉलन और अभिकथन और कारण से है। तो अभिकथन है, जो समाज भी सामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है, वह सामाजिक विघटन से घटित नहीं होता। फिर से सुनिए एक बार ये प्रश्न। जो समाज भी सामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है, वह सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं, आप लोगों ने जब दुर्खिम को पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया था कुछ मात्रा में अपराध समाज में जरूरी है, इससे क्या होता है, समाज में संगठन आता है। तो यही बात कह रहा है कि समाज में कुछ भी सामान्य व्यवहार होने चाहिए, इससे समाज में क्या होता है, विघटन से ग्रसित नहीं होता, यानी विघटन उस समाज में नहीं आता। इसका मतलब यह अभिकथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है, बी सामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। यह भी सही बात है कि समाज में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं
जिसे नैतिक विनिमय का अभाव यानी कि नैतिक नियमों का अभाव एक तरीके से कह लीजिए, इसकी वजह से सामान्य व्यवहार होते हैं। बी सामान्य व्यवहार मतलब कुछ अपराध पाए जाते हैं। इसका मतलब कारण भी सही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ व्यवहार भी सामान्य व्यवहार या नैतिक विनिमय की वजह से पाए जाते हैं, इसकी वजह से समाज जो है सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है, यह व्याख्या नहीं है। यानी कि दोनों अभिकथन और कारण सही हैं किंतु व्याख्या नहीं है, तो यह बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आप लोग जानते ही होंगे, कई बार अपराध शास्त्र के संदर्भ में जब चर्चा होती है तो इनका नाम वैसे ही आ जाता है कि इन्होंने बताया कि उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध क्या कहलाता है, व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। इन्होंने अमेरिका के मांस व्यापारियों का अध्ययन करके इस अवधारणा को दिया है। ब्लू कॉलर क्राइम जो निम्न आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा जो अपराध किया जाता है, अधिकारी या बाबू वर्ग द्वारा जो अपराध किया जाता है, उसे ब्लू कॉलर क्राइम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। साइबर अपराध हुआ जिसे कंप्यूटर या मोबाइल संचार माध्यमों से जो अपराध किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं, जिसे पैसे की लेन देन की जाती है, तो साइबर अपराध में आ जाता है। डाकुओं द्वारा अपराध यानी डाकुओं से लूटपाट करना, तो यह डाकुओं द्वारा लूटपाट करना, तो यह डाकुओं द्वारा अपराध है। तो यह सब की बात जो है सदरलैंड महोदय नहीं करते, यह व्हाइट कॉलर अपराध की बात करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। यह बात सही है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वर्तमान तक पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी अवस्था नहीं है? ये पूछा है कि इसमें से कौन सी अवस्था जो है जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था नहीं है। तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों कि जनसांख्यिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी कुल होती हैं 5 अवस्था। 5 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, इन 5 अवस्थाओं में एक आता है जनसंख्या विस्फोट, तो यह सही है, यह जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था है। उसके बाद स्थिर स्थिति यानी जनसंख्या की स्थिर स्थिति की बात कर रहे हैं, यह भी सही है, जनसंख्या स्थिर स्थिति भी पहुंचती है, या जनसंख्या स्थिरता भी इसी को कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इष्टतम जनसंख्या अवस्था होती है, इसकी बात जो है जनसांख्यिकी संक्रमण के अंतर्गत नहीं की जाती है। यह ध्यान रखिएगा, यह संक्रमण की अवस्था नहीं, इन्होंने एक अवधारणा दिया था। ध्यान से देखिए दोस्तों, याद नहीं आ रहा इस समय, नहीं आपको बताता इनका, अगर याद आ जाएगा तो मैं भी लिख दूंगा यहाँ पे। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इस अवस्था में होता क्या है। डाल्टन महोदय ने दिया था, ध्यान आ गया दोस्तों। एडविन केनन और उसके बाद एक डाल्टन करके हैं, और भी विद्वानों ने इसकी बात किया है इष्टतम जनसंख्या की, कि एक ऐसी अवस्था जिसमें हम अधिकतम संसाधनों का उपयोग करें और जनसंख्या का अधिकतम विकास हो, ये अवस्था है। ये संक्रमण जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था की बात नहीं करते हैं। तो इसमें डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्याओं की पहचाना कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, ये पहचान किया और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया। ध्यान रखिएगा, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने सबसे पहली बार जनसंख्या को एक समस्या के रूप में आइडेंटिटी किया कि जनसंख्या बढ़ रही है तो यह भविष्य के लिए क्या होगी, एक समस्या होगी।
इसको रोकने के लिए परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश है भारत। ये पूछ रहा है कि यह परिवार नियोजन जो है कब अपनाया गया था? 1950, 1952, 1955, 1975। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसको रखा गया था। 1952 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों से मिलान करना है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला कथन है कि उच्च प्रजननता और उच्च मृत्यु दर किस प्रकार के समाजों में होती है? तो जो आदिम समाज होते थे उसमें न हमारा प्रजनन पे नियंत्रण होता था, न मृत्यु पे नियंत्रण होता था। तो ऐसे समाज को क्या कहते हैं? आदिम समाज। अब दूसरा कह रहे हैं कि उच्च प्रजननता होती है और निम्न मृत्यु दर। उच्च प्रजननता और निम्न मृत्यु दर की बात करेंगे। यह जो है विकासशील, जैसे वर्तमान में भारत में है, हमने प्रजननता पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया, किंतु हमने जो मृत्यु संख्या, जो पहले लोगों की बच्चों की डेथ हो जाती थी या फिर वृद्ध होने के बाद लोग जल्दी ही खत्म, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं न होती थी, माताओं की मृत्यु हो जाती थी, तो इस पे हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन प्रजननता पर हमने कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसे समाज को विकासशील समाज, जो कि वर्तमान में भारत में देखने को मिलता है, ऐसे समाज को तो बी का 3 हो जाएगा। निम्न प्रजननता और निम्न मृत्यु संख्या जो है ये विकसित समाजों की है, के संदर्भ में है कि विकसित समाज वह समाज जिसमें हमने क्या किया, प्रजननता पे भी नियंत्रण पा लिया है और मृत्यु जो होती थी उस पे भी हमने पा लिया, यानी कि इसमें क्या होता है, जीवन प्रत्याशा लोगों की बढ़ गई है। तो ऐसे समाजों को हमने विकसित समाज के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न प्रजननता और नगण्य मृत्यु संख्या, तो बहुत कम ही बच्चे पैदा हों और फिर मृत्यु भी लोगों की एकदम ना के बराबर हो, तो ऐसे समाज को जो है हम किसमें रखते हैं? उच्च विकसित समाज, यानी सबसे हाईएस्ट विकसित समाज को इसमें रखते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 जो है डी विकल्प में है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो पे हम आप लोगों को फ्री में ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डिटेल वीडियो भी लाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो लाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाएं और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ा दूं, जैसे सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री में वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए इस चैनल को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ? ध्यान रखिएगा, ये दशक पूछा है कि जनगणना हमारी क्या होती है। तो ये 81 में जनगणना हुई है, ये 11 में जनगणना हुई, 41 में जनगणना हुई, ये 11 में जनगणना हुई। ये इसलिए ये है कि इसके इन 10 सालों में जनसंख्या किसमें कम हुई थी ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें विकल्प गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैंने जहां से प्रश्न उठाया था ऐसे ही मैंने प्रश्न रखा हुआ है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें होगा 1921 होगा। 1911 से 1921 की जो गणना हुई थी, यानी 1921 में जो गणना हुई थी, इसमें यह पाया गया कि 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या थी, इस बीच में क्या हुई, जनसंख्या कम हो गई थी। पहली बार भारत में एक ही जनगणना है जहां पे जनसंख्या क्या हुई थी, कम हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण ह्रास, यानी कि जनसंख्या कम हुई थी। अन्यथा हमने लगातार पाया है कि जनसंख्या हर दशकों में बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद से तो विस्फोट भी हो गया था, मतलब कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी। इस वर्ष क्या है, जनसंख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, बहुत ढेर सारी महामारियां थी,
इसकी वजह से क्या हुआ था, जनसंख्या इस दशक में माइनस में थी, मानी कि 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ये पूछा है पूर्ण ह्रास, तो यह है 11 से 21 वर्ष में हुआ था। इसी को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। तो कभी हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए कि किस दशक को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 11 से 21 11 से 21 याद रखिएगा दोस्तों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ था, जनसंख्या में पूर्ण ह्रास हुआ था, यानी जनसंख्या माइनस हो गई थी, बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, इस दशक में जनसंख्या कम हो गई थी। हाँ, इसके बाद से ध्यान रखिएगा बड़ी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होना प्रारंभ भी हो गई थी, जिसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। अगला है कि शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक है। शिशु मृत्यु यानी कि नवजात शिशु से मतलब बच्चे जो हैं, नवजात शिशु के बाद की बात कर रहे हैं कि क्यों इनकी मृत्यु होती है, इसके कारण क्या है शिशु के। तो शिशु मृत्यु के समय क्या है, जन्म के समय वजन कम होना, दूसरा है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, तीसरा है गर्भवती माता का पोषण परक स्थिति, चौथा है गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग। ध्यान रखिएगा, शिशु मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण होता है कि जन्म का सही से पालन, माता जो है, माता के गर्भ में जब बच्चा है तो उसको पोषण अच्छा मिलना चाहिए, इससे बच्चे का भी क्या होता है, पोषण होता है। तो एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण है कि उसके जन्म के समय क्योंकि माता को पोषण सही नहीं मिला, तो फिर बच्चे का भी वजन सही नहीं होगा, बच्चे का भी पोषण नहीं हुआ, तो दूसरा कारण यह है। तीसरा यह भी देखा गया है कि अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव न हो तो भी बच्चों की डेथ हो सकती है। तो यह जो है परिवार नियोजन के संदर्भ में इन सब बातों को रखा गया कि बच्चों के शिशु मृत्यु कम हो, तो इन सब बातों पे ध्यान रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। चौथा जो है ये गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग, ये तो जो मैंने पहला टॉपिक बताया था परिवार नियोजन, यह परिवार नियोजन के संदर्भ में सही है, न कि मृत्यु, शिशु मृत्यु के संदर्भ में। तो इसमें सही होगा 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 जो है डी विकल्प में है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, फिर सूची का दूसरे सूची से सुमेलित करना है। ये ध्यान रखिएगा, संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, ये किसने कहा है, तो यह कहा है संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं। तो इन्होंने कहा है, माल्थस महोदय ने कहा है कि संसाधन जो होंगे वो जनसंख्या वृद्धि की सीमा को तय करते हैं। दूसरा है कि मनुष्य अंतिम संसाधन है, यह जो है जूलियन एल साइमन का है। गर्भ निरोधक का सर्वोत्तम विकास की बात कौन करता है, तो ये जो है कर्ड सिंह करते हैं। और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, इसकी बात करेंगे तो यह जो है प्लेटो महोदय करते हैं। यह हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 जो है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। 10वां प्रश्न है, AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रवाद के संदर्भ में यह भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में किसका अध्ययन है, तो AR देसाई महोदय का।
इसके दूसरे चरण, इन्होंने 2 चरणों में बांटा है। तो दूसरा चरण ये भी पूछा जा सकता है कब से कब तक इन्होंने बताया, तो दूसरा चरण 85 से 1905 तक बताया हुआ है। इसके द्वारा चित्रित किया गया है तो उद्योगों का विकास, समाजवाद का विकास, खेतिहरों की भागीदारी और स्वशासन। तो स्वशासन दोस्तों, ये तो पंचायती राज स्वतंत्रता के बाद की बात होती है। उद्योगों का विकास भी स्वतंत्रता के बाद की बात होती है। ये जो है नेहरू जी की समाज से बात आती है। ये राष्ट्रवाद और ये समाजवाद, जब अंग्रेजों का प्रभाव था तो भी समाजवाद की बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग 1885 से 55 तक उसमें देश गुलाम था, तो समाजवाद की बात ही नहीं थी वहां पे राष्ट्रवाद के विकास में जो है खेतीहर लोगों ने, यानी खेती करने वाले लोगों ने भी क्या किया था, इसमें सहभाग किया था। कि ये दूसरा चरण था जे.आर. देसाई के अनुसार, खेतीहरों की सहभागी यानी भागीदारी। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, नीचे थोड़ा सा जगह न होने की वजह से इसको ऑप्शन को साइड में रख दिया गया है। ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों को सही सेट को पहचान, ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां क्या क्या रही हैं। तो इन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के यानी उत्थान के लिए कुछ कारक बताए हैं। कौन कौन से कारक रहे हैं ये पूछा गया है। तो उन्होंने, ये आर देसाई महोदय ने ये बताया था कि राष्ट्रवाद के विकास में संप्रेषण के साधन रहे हैं। यह भी माना है उन्होंने। राष्ट्रीय सुधार आंदोलन भी हुए हैं, जिसको माना है। मुद्रण माध्यम को रखा हुआ है। आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा को रखा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन जो है उस समय नहीं उपलब्ध थे, तो इसलिए सभी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन भी उपलब्ध थे दोस्तों। तो इन्होंने पांचों विकल्प को रखा हुआ है और छठा विकल्प इसमें है ही नहीं दोस्तों। तो 1 2 3 4 6 तो होना ही नहीं चाहिए था, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत हो गया हो दोस्तों। होना तो चाहिए 1 2 3 4 5। फिर भी अगर हम देख लेंगे दोस्तों, ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। वैसे ये जो है पांचों की बात यह करते हैं: संप्रेषण के साधन, राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, मुद्रण माध्यम, आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा की बात और इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन की भी बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 होगा। एक कोई और ऑप्शन रहा होगा जो नहीं होगा, तो हो भी सकता है, तो ये आ जाता है 6। अगर नहीं है तो ये 5 ही, 5 के पांचों विकल्पों की बात ए.आर. देसाई महोदय ने किया हुआ है। हाँ दोस्तों, ये है हैबरमास के द्वारा बताए गए कार्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। विवेकपूर्ण की बात करते हैं। विवेकपूर्ण रेशनल की बात जो है हैबरमास महोदय करते हैं। इमोशनल यानी भावुकता की बात जो है हैबरमास नहीं करते हैं। स्वदेशवादी टेलोलॉजी की बात जो है हैबरमास नहीं करते हैं। नॉर्मेटिव नियामक की बात ये करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी इनकी एक बहुत फेमस अवधारणा रही है, तो इसकी बात करते हैं। और उसके बाद बात करें, यह अभिव्यक्तिशीली, इस अभिव्यक्तिशील की भी अवधारणा ये देते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। इस प्रकार 1 4 5 6, 1 4 5 6 डी विकल्प में है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। ये है, गिडिंस ने 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों और तदनुरूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या क्या है, मैच कराना है। नियम और संसाधन यहाँ पे हैं, प्रक्रियाएं यहाँ पे हैं। किसके अनुसार पूछा हुआ है? 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों की बात करते हैं, तो गिडिंस ने ये किया हुआ है। तो नियामक नॉर्मेटिव की बात जो है इन्होंने किया है। यह जो होता है
ये होता है वैदिकरण। तो ए का क्या हो जाएगा 2। विभाजन और प्राधिकार की बात करेंगे तो यह प्रभुत्व के अंतर्गत। प्राधिकार ये देखिए अथॉराइज की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा प्रभुत्व के अंतर्गत। और व्याख्यात्मक की बात करते हैं अर्थ सिग्निफिकेंस तो ये हो जाएगा 1। तो 2 3 1 2 3 1 जो है डी विकल्प में है तो डी विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, गिडिन्स के अनुसार संरचना क्या है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा संरचना के बारे में, बहुत से विद्वानों ने दिया है। ड्यूअलिटी की बात करते हैं तो गिडिन्स के अनुसार संरचना क्या है, तो अभिनेता के व्यवहार के प्रतिमान और मानक, यह बात नहीं करते हैं ये। अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन। हाँ ये दोस्तों सही है कि अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता किस नियम और संसाधनों का पालन करता है, यही क्या है संरचना है। ये गिडिन्स महोदय ने बताया हुआ है तो बी विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और भी विकल्प पढ़ लीजिए दोस्तों, संभवतः ये नहीं हो। मूल्य आदर्श जो मनुष्य के आचरण को विनियमित करते हैं, विनियमित की बात ही नहीं करते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले ग्रुप और समूह ग्रुप की बात ही नहीं करते हैं। वो मनुष्य और उनके बीच के संरचना के बीच की जो ड्युअलिटी होती है उसको समाप्त करने की बात करते हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निर्जात प्रणाली विज्ञान निम्नलिखित में से कौन निर्जात प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। निर्जात प्रणाली विज्ञान क्या है, इसका वर्णन सही वर्णन किसमें है। संपूर्ण कार्य कारण व्याख्या के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्य को किसने बढ़ावा मिला है। समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे हैं। विभिन्नता समकालीन प्रचलन में है। हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कुछ भी घटित होता रहता है। सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव को समाज और जीव के बीच सदस्यता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं, भाग लेते हैं। यानी कि हमारे पास समाज की कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, इसलिए समाज हमको क्या लगता है व्यवस्थित लगता है। ये छोटे छोटे नियम बने हुए हैं और उसको हम अपने जीवन में क्या करते हैं अपनाए रहते हैं। हम उसमें विचार नहीं करते कि हम इसको करें कि न करें, वो हमारे ब्लड में है, मतलब हमारे व्यवहार में वो आ चुका है। इसलिए क्या होता है सामाजिक जीवन क्या हो सकता है व्यवस्थित लगता है, वो हमारे कल्चर का पार्ट हो गया है। उसको हमको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई व्यक्ति मिला सामने से तो हमारे व्यवहार में वो आ चुका है, हम उसको नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, बड़ा है तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से सामाजिक जीवन क्या होता है व्यवस्थित रहता है। यह जो है निर्जात प्रणाली व्यवस्था बताती है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है 16वां प्रश्न है, कुछ गॉफमैन द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। गॉफमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक फ्रेम का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक फ्रेम यानी फ्रेम की अवधारणा ही किसके द्वारा दी गई है, गॉफमैन द्वारा दी गई है। अब फ्रेम क्या होता है, कहते हैं ये गॉफमैन महोदय कि जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है उसी फ्रेम के अंदर घटनाओं को देखने का प्रयास करता है। यानी कि फ्रेम एक प्रकार का ढांचा बना हुआ है जिससे हम क्या करते हैं आकलन हम उसी के माध्यम से करना प्रारंभ करते हैं। उसे इन्होंने फ्रेम के नाम से रखा है। और इन्होंने प्राथमिक फ्रेम में जो है प्राथमिक फ्रेम की बात करेंगे तो इसे उन्होंने प्राकृतिक फ्रेम को प्राथमिक फ्रेम कहा है। और उसके बाद इन्होंने सामाजिक
फ्रेम को इन्होंने क्या कहा है, प्राथमिक फ्रेम कहा है। तो 1 और 3, 1 3 जो है सी विकल्प में है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, गॉफमैन आधुनिक समाजशास्त्री हैं ये, इनसे काफी प्रश्न बनते हैं। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि गॉफमैन की एक पूरी थ्योरी पे एक वीडियो ला दूं, तो आप लोगों को हेल्प महत्वपूर्ण से आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, हैबरमास का जीवन विश्व उपनिवेश से अभिप्राय है। यानी कि जीवन विश्व उपनिवेश की अवधारणा किसकी है, हैबरमास की। ये जीवन विश्व क्या होता है ये पूछा हुआ है। तो हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीवन विश्व उपनिवेश की अवधारणा किसने दिया है, तो हैबरमास ने। अब ये होता क्या है, विकासशील राष्ट्रों का विकसित राष्ट्रों द्वारा अधीनीकरण। तो विकासशील राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र का अधीनीकरण नहीं कर सकते दोस्तों, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सेंटेंस ही देख के लग रहा है कि विकासशील राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों का अधीनीकरण कर लेंगे, ये गलत लग रहा है वैसे ही। दूसरा है, समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण। और तीसरा विकल्प है, समाज की संस्कृति का वैश्वीकरण द्वारा अधीनीकरण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा अधीनीकरण। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाज की संस्कृति का वैश्वीकरण तो हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से अधीनीकरण नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा अधीनीकरण, तो यह भी नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा अधीनीकरण नहीं किया जा रहा है। यह विकल्प सही होगा, समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण कर लिया गया है। यानी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था ने किसका, समाज और संस्कृति का क्या कर लिया है, अधीनीकरण किया है। तो यह बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, अल्थुजर ने कुछ तत्व बताए हुए हैं, कौन कौन से तत्व है, मार्क्स के संदर्भ में बात है। अल्थुजर ने मार्क्स की ग्रंथ रचना को ज्ञान शास्त्र के अवरोध के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो दो भागों में इन्होंने बेसिक रूप से बांटा हुआ था मार्क्स को। इन्होंने कहा कि पहले जो मार्क्स थे वो क्या थे, युवा मार्क्स थे। बाद के मार्क्स जो थे वो उनकी ग्रंथ की रचनाओं के आधार पर रचनाओं को उन्होंने पढ़ा। अल्थुजर ने मार्क्स की रचनाओं को पढ़ा और ये बताया कि पहले के मार्क्स के विचार जो थे वो युवा मार्क्स के विचार थे, और उसके बाद जो बाद में उनकी रचनाएं आती हैं उनमें जो ज्ञान की बातें की गई थी वो परिपक्व मार्क्स की बात करते हैं। यानी कि ये वृद्धावस्था में चले गए थे, यानी कि प्रज्ञात्मक मार्क्स। इनकी सोच पहले युवा मार्क्स की थी, फिर परिपक्व मार्क्स की अवधारणा में आते हैं। तो यही दो चीजों की बात जो है अल्थुजर करते हैं। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स की अवधारणा किसने दिया है, मार्क्स को दो भागों में बांटा है तो अल्थुजर ने बांटा है, और यही बात होती है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 और 2। परिपक्व की बात नहीं, रूढ़वादी मार्क्स, कर्मचारी मार्क्स, प्रांतिक मार्क्स की बात नहीं करते हैं। एडविन गॉफमैन ने अपने कार्यों में निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं का प्रयोग किया है। नीचे कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं। एडविन गॉफमैन ने किन किन अवधारणाओं का प्रयोग जो है अपने अध्ययन में किया हुआ है, अपने कार्यों में किया हुआ है। अकेंद्रित अन्योन्य क्रिया, केंद्रित अन्योन्य क्रिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रित और अकेंद्रित अन्योन्य क्रिया की बात जो है एडविन गॉफ महोदय ने किया हुआ है अपने अध्ययन में। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तीसरा है सामना करना, इनकाउंटर। इनके एक फेमस पुस्तक भी आई है इनकाउंटर नाम से, तो फिर ये तो किया ही है इन्होंने। अभिनय शास्त्री उपागम दिया था, इसमें उन्होंने अग्र क्षेत्र और पश्च क्षेत्र की भी बात किया है, तो यह भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ प्रभाव प्रबंधन की बात भी ये करते हैं,
तो इसमें जितनी भी ये अवधारणाएं दी हुई हैं सबका इरविन गॉफमैन ने अपने अध्ययन में प्रयोग किया है। तो 1 2 3 4 5 6 सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और सभी जो है बी विकल्प में दिया हुआ है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र फेनोमेनोलॉजी को स्पष्ट करता है। फेनोमेनोलॉजी के बारे में जो कथन कहे गए हैं, ये कौन से कथन फेनोमेनोलॉजी के संदर्भ में सही हैं? जो 4 घटनाएं दी हुई हैं। एक तो है घटना शास्त्र जो है रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फेनोमेनोलॉजी की अवधारणा। तो यह जो है हमारे दैनिक जीवन के सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन करने वाली विधि है ये। तो यह जो है एक तो कथन सही है। दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र जो होता है हमारे व्यवहार के जो सामान्य ज्ञान के तत्व होते हैं उसको जानने का प्रयास करता है कि यह साझे सामान्य ज्ञान कैसे आए, इस सब की बात करता है। तो यह भी बात सही है। दूसरा है, तीसरा विकल्प है घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से अनेक परिप्रेक्ष्य। देखिए, कारणात्मक व्याख्या से संबंधित नहीं है यह अध्ययन की एक विधि है कि ऐसा क्यों लोग करते हैं इसको जानने का है, कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पे कारण जानने का प्रयास किया जाता है, कारण की व्याख्या नहीं किया जाता। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 1 2 अभी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों के खोज का प्रयास करता है। यह संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास नहीं करता है। ये जो हमारे सामान्य नियम होते हैं समाज में, यहाँ पे पहले दिया हुआ है सामान्य ज्ञान, हमारे व्यवहार के सामान्य ज्ञान की बात जो होती है कि जो हमारे हमको करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब हमारे व्यवहार में वो आ चुका है, हमारे कल्चर का वो पार्ट हो चुका है। ऐसे जो है फेनोमेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। संरचनात्मक नियमों की बात वह नहीं करते हैं। तो 1 और 2 विकल्प जो है डी ऑप्शन में है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का यहीं पे पूर्ण होता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर आप लोगों के लिए नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं, आप लोग सफल होकर के एक अपनी स्थान पक्का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।